नई बहू के स्वागत के लिए घर और आसपास की औरतें जमा थी। दरवाजे पर कार रुकी। महक ने सपनों में खोए हुए घूंघट से झांककर एक नजर घर पर डाली और कार से उतरकर अपने पैर जमीन पर रखे ही थे कि कड़वे बोल सुनाई पड़े। लो मम्मी जी, आरती उतारो अपनी काली कलूटी बहू की। ये सुनते ही महक एकदम सहम गई। ये कैसा स्वागत है? वो तो इतनी बुरी नहीं दिखती जैसा बोला जा रहा है, बल्कि वो तो बहुत सुंदर है। उसने जानना समझना चाहा कि ये जहर किसने उगला है, पर कोई फायदा नहीं। वो कहाँ किसी को जानती थी। जैसे तैसे अपने को सामान्य करके घर में प्रवेश किया। वहाँ कुछ रस्में पूरी करने के लिए महक को बिठाया गया। महक अभी भी डर रही थी कि अब फिर कोई बात, कोई ताना ना मार दे। चावल के ढेर में से पहले कौन जल्दी बर्तन में भरता है। ऐसी रस्म के दौरान डर सही बात हो गया और वही आवाज सुनाई दी, लो मम्मी जी, बहुरानी ही जीत रही है, उसी का पल्ला भारी रहेगा। आपका लाडला बेटा तो गया। अब तो महक की आंखों में आंसू छलक आए। उसे लगने लगा कि वो कहाँ आ गई है। सपनों का महल गिरता दिखा। कहते हैं ना, विवाह संयोग से होते हैं। शहर के एक परिचित और जरा दूर के रिश्तेदार मदन शर्मा जी अपने मौसेरे भाई का रिश्ता लेकर आए थे। कुछ समय तक संबंधित जगह पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई। ये जानकर मदन जी बोले, चाचा जी, मेरा एक साला है, कहें तो उससे बात चलाएं। सभी तरह से आश्वस्त होकर पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, मगर बहुत बार दूसरे घर परिवार की बहुत बातें तुरंत समझ नहीं आ पाती। धीरे धीरे पता लगती हैं, जैसे कि महक को यहाँ पर महसूस हो रहा था। मदन जी बड़े बिजनेसमैन थे। स्वाभाविक है कि रहन सहन भी ऊंचा होगा। सगाई से पहले दोनों पति पत्नी घर आने लगे और मधु जी तो महक से खूब लाड करने लगी थी। वैसे 7 भाई बहनों में पवन सबसे छोटे थे और सबसे प्रिय भी, इसलिए उसकी होने वाली संगिनी भी प्रिय है, यही मधु दी जताती थी। कुछ दिनों बाद पवन अपने मम्मी पापा मदन जी और मधु दी के साथ महक को देखने घर आए। सभी को महक बहुत पसंद आई और लगन सगाई शादी के तारीख निकालने की सहमति बन गई। पिताजी ने पवन के घर संबंधी जानकारी के लिए खुद जाने की सोची, क्योंकि होने वाले समधी उनके स्कूली सहपाठी निकल आए थे। पहले वहां भाई साहब जाने वाले थे। महक इस बात से थोड़ा घबरा रही थी कि इतने बड़े परिवार में वो कैसे रहेगी। यहाँ मायके में तो कम लोग हैं, लेकिन मदन जी और मधु दी के स्वभाव से उसका डर थोड़ा कम हो गया और उसे लगा कि वो अच्छे रिश्ते से बंधने जा रही है। लगन के कार्यक्रम में यहाँ से बहन, जीजा जी और भाई वगैरह सभी शामिल होने पवन के घर पहुँचे। उन सब का अच्छी तरह स्वागत हुआ। यह जानकर महक को तसल्ली मिली और डर भी थोड़ा कम हो गया। पिताजी की हर्ष से संतुष्टि से सगाई और शादी संपन्न हो गई और वो ससुराल आ गई। उसके गृह प्रवेश से लेकर बाद तक जो हो रहा था, वो उन ननद के परिवार और यहाँ के लोगों से तालमेल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसने भी सोचा कि ये सब मजाक वगैरह हो रहा होगा, जो कि अक्सर शादी ब्याह के अवसर पर होता है, इसलिए मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे सब ठीक रहेगा। फिर तालमेल का दूसरा नाम ही शादी है। मैं सबके साथ खुश रहूंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरे दिन सुबह सत्यनारायण की कथा हुई और शाम को मुंह दिखाई का कार्यक्रम था। बहुत सारी महिलाएं आईं। गाना बजाना, नाश्ता पानी बड़ी देर तक चला। सब अच्छे से संपन्न हो गया। बाद में घर की महिलाओं ने नई बहू को उपहार देने शुरू किए।
उसी समय वो जान पाई कि वो ताना मारने वाली घर की सबसे बड़ी बहू यानी महक की सबसे बड़ी जेठानी थी और वो एक बेटी बेटे के साथ फिलहाल बेंगलुरु में रहती थी। जेठ जी आर्मी में मेजर थे, इसलिए उनका तबादला होता रहता था। महक बड़ी जेठानी के ऐसे व्यवहार का अर्थ नहीं जान पाई थी। छोटे जेठ जिठानी पास के कॉपर माइंस में इंजीनियर थे और अपने परिवार के साथ माइंस की टाउनशिप में अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। तीसरे दिन सभी मेहमान चले गए। घर में सास ससुर, मंझली जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे बेटी बेटा महक और पवन रह गए। मंझली जेठ अपने परिवार के साथ ऊपर रहते थे। वहीं उनका छोटा सा किचन भी था जहां पर वो चाय वगैरह बनाती थी। खाना तो सबका साथ में नीचे महाराज जी बनाते थे। ये महाराज जी बहुत समय से यही काम कर रहे थे। पवन सबसे छोटे और लाडले बेटे थे, तो स्वाभाविक है कि उसकी पत्नी महक से भी सब प्यार से बात करते थे। पर उसे कुछ दिनों में महसूस हुआ कि यहाँ सब अच्छे तो हैं पर सबके व्यवहार में बनावटीपन है। मंझली जेठानी का तो और भी अजीब था। पूरे समय ऊपर रहती, खाना खाने पर बुलाने पर ही नीचे आती थी बस। बच्चे स्कूल से आते तो दादी ही खाना परोसती। जेठ जी तो शाम को नीचे ही रहते थे। बाई नहीं आए तो बड़ी बेटी ही कपड़े धोती। जेठानी बड़े पैसे वाले घर से आई थी जिसकी तारीफ मम्मी पिताजी हमेशा करते। वही महक एक मध्यम परिवार से आई थी, लेकिन इस कमी की पूर्ति महक ने अच्छे स्वभाव से की। एक दिन छोटी जेठानी ने बताया कि ये सब दीदी मम्मी जी के व्यवहार के कारण करती हैं। महक ये सब देख सुनकर अपने को विचित्र स्थिति में पाती। ऐसे में उसे मायके याद आने लगता, जहाँ पर यहाँ से भिन्न सहज सरल वातावरण था। वैसे हर घर का रहन सहन एक जैसा नहीं होता। महक भी थी तो घर की छोटी और लाडली बेटी थी, इसीलिए ज्यादा सोचती थी। मगर एक बात ये भी थी कि नई शादी के बाद जो उत्साह उल्लास प्यार होता है वो महक को गायब लगता था। पवन वैसे तो महक का ख्याल तो रखते थे, पर सबके सामने यही साबित करते थे कि वो बीवी के पल्लू से बंधे रहने वालों में से नहीं है। कहीं ले जाने के नाम से जरा दूरी बनाकर रखते थे। नई हुई शादी में ही ये सब शौक होते हैं। बाद में व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं और इच्छाएं घटने लगती हैं। ये बात महक ने पवन को बताई, लेकिन पवन इन पर ध्यान ही नहीं देते। व्यक्ति अनुभव, परामर्श और दैनिक घटनाओं के आधार पर ही कोई विचार बनाते हैं। यही बात पवन पर भी लागू होती थी। अब कैसी भी परिस्थिति हो, नारी को हर कदम पर समझौता करना ही सिखाया जाता है और ये भी समझाया जाता है कि ये समझौते उसके वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। पवन पूजा पाठ में नियम के बड़े पक्के थे। कितनी देर कैसी भी स्थिति हो, पूजा करना नहीं भूलते। बड़े हनुमान भक्त थे। वैसे ये अच्छी बात थी। सामने पूर्वजों के द्वारा बनाए हनुमान जी के मंदिर तो रोज ही जाते थे, पर हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह से ही आयोजन करवाने लगते। बिट्टू के होने के बाद वो भी सबका लाडला बन गया। सब घर में उसे पवन का प्रतिरूप ही समझते थे, क्योंकि शक्ल के साथ साथ शैतानी में भी दोनों एक जैसे ही थे। ससुराल में नवरात्रि के दिनों में पंडित जी के द्वारा देवी माँ की तस्वीर की स्थापना की जाती और अष्टमी को हवन पूजा और आरती होती। पापा जी हवन में महक और पवन को ही बैठाते। पितृपक्ष में मात्र नवमी को भी पूजा बड़ी अच्छे से ही की जाती और बहुत लोग भोजन करते। इस अवसर पर भी महक आगे हो काम करती।
पापा जी की उम्र ज्यादा थी, मोतियाबिंद होने से कम दिखता था, इसलिए किसी पत्र को पढ़ना हो या उसका उत्तर देना हो, वो ये काम महक से ही करवाते थे। कहने को घर में महक नाम सबके जुबान पर रहता था। पवन और महक ये सब खुशी से करते, पर बाकी सदस्य इसे संपत्ति पाने के लिए चापलूसी करना समझते थे। ये बात अलग है कि पवन को छोड़कर सभी पापा जी की संपत्ति से हिस्सा पा चुके थे, जिसमें खेत, गहने वगैरह भी शामिल था। पापा जी हमेशा कहते थे ये वाला घर पवन को मिलेगा और मम्मी के गहने महक को। बाकी बेटों के स्वभाव को देखकर घर की उन्होंने लिखा पढ़ी नहीं करवाई थी, क्योंकि वे खुद भी वहीं रहते थे और अपनी बची उम्र यहीं पर शांति से व्यतीत करना चाहते थे। उनके इस फैसले से पवन को कोई ऐतराज नहीं था और महक भी पवन के साथ थी। मंजली जेठानी के व्यवहार को देख पापा जी ने जेठ को जमीन दे दी, जिस पर घर बनाना शुरू हो गया था। घर पूरा हो जाने पर भी जब वे शिफ्ट नहीं हुए, फिर भी वो नए घर में तब गए जब पापा जी ने आदेश दिया। यहाँ पर भी यही समझा गया कि ये सब पवन महक की चाल है, सबको हटाकर अकेले रहना चाहते हैं। हर बार की तरह ऐसी कोई बात नहीं थी। जब सारे लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर साथ रहने के लिए सभी को प्रेम से रहना पड़ता है, जो यहाँ पर वे नहीं प्रदर्शित कर पा रहे थे। इसका कारण मम्मी जी थी या जेठानी, महक समझ नहीं पाई। दिन गुजरते जा रहे थे। पवन और महक जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा आसान और खुश बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते। वहीं बाकी, जिसमें पापा जी वाला घर मम्मी के गहने और चांदी के बर्तनों को पाने के उपायों में लगे रहते। कुछ दिनों बाद चाचा ससुर के शादी में कानपुर जाना तय हुआ। पापा और मम्मी जी ने महक पवन को ही साथ ले जाने का निर्णय लिया। बाकी बेटे बहू को पूछा भी नहीं। ये बात निश्चिंत रूप से उन्हें बुरी लगी होगी। शादी से लौटते समय कार का इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया कि ड्राइवर तो सीट पर ही दम तोड़ चुका था। इस हादसे में मम्मी जी और पवन को भी भगवान ने छीन लिया था। महक तो बेहोश हो गई, इसलिए उसे कुछ पता नहीं लगा कि उसकी खुशियां छिन गई हैं। बिट्टू सीट से नीचे गिर गया था, इसलिए उसे भी 1-2 दिन ऑपरेशन के लिए अस्पताल में रखा गया था और बाद में सब सही होने के कारण अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन पापा जी को बहुत चोट लगी थी। उनके पैर की हड्डी में घाव हो गया था और अंदरूनी चोट भी लगी थी, जिसके कारण वो अस्पताल में महीने भर भर्ती रहे। घर आकर भी उन्हें कमजोरी बनी रहती। उम्र का तकाजा और इतनी बड़ी दुर्घटना में पत्नी लाडले बेटे को खो देने का दुख उन्हें भीतर से खोखला कर रहा था। महीने होते होते पापा भी छोड़कर चले गए। लगता था इस घर और इसमें रहने वालों को किसी की बुरी नजर लग गई थी। महक तो एकदम अकेली हो गई और उसे लगा कि कहीं वो पागल ना हो जाए। जेठानियां ऊपरी मन से सांत्वना दे रही थी। नंदे भी महक के लिए बड़ी दुखी थी। माँ पिताजी सभी मायके से आए और महक को साथ ले जाने की बात की। तभी एक ननद ने समझाया कि अगर तुम चली गई तो तुम और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। मगर ना तो महक रहना चाह रही थी, ना ही मायके वाले। मायके आकर महक ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि पिताजी कहते रहे, अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी अभी तुम्हारे साथ हैं, पर मन लगा रहेगा, कहकर महक ने सबको उसने राजी कर लिया। नंदों ने भी अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए, पर पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि महक के माँ बाप अभी जिंदा हैं।
पिताजी के ऐसा कहने की वजह भी थी। उन्हें मधु दी पर विश्वास था कि वो महक के लिए जरूर खड़ी होंगी, लेकिन पिताजी को निराशा हाथ लगी। इतना सब कुछ पास होते हुए भी मधु दी ने मम्मी के थोड़े गहने रख लिए थे। महक को लगा था कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा, पर वही हुआ। वो अपने थोड़ा ही सामान बना पाई थी कि खबर आई कि छोटे जेठ जेठानी ने सारे दस्तावेज और वसीयत बदलकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। इस पर मझले जेठ जी उनका झगड़ा भी हुआ कि उन्हें क्यों नहीं कुछ दिया। वसीयत में थोड़े पैसे बेटे को देने के लिए लिखा था, उसे वो भी नहीं दिए गए। आश्चर्य की बात ये थी, महक के नाम कुछ भी नहीं था। महक ने सब स्वीकार कर लिया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। इस बीच पहले माह, फिर 4 साल बाद पिताजी चल बसे। एक के बाद एक दुखों के पहाड़ टूटते रहे, लेकिन महक को बहनों ने हिम्मत बंधाई और वक्त आने पर मदद भी की। पिताजी के जीवित रहते ही बिट्टू अच्छे से पढ़ने के अलावा स्कूल होने वाला प्रतियोगिताओं में भाग लेता और जीत कर ही आता। पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ों के आशीर्वाद से उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई, जहां सैलरी भी बहुत थी। महक को ससुराल की खबर मिलती रहती थी। मझली जेठ के बेटे ने वकालत तो पास की, फिर भी लगभग बेकार ही घूमता रहता था। छोटे जेठ के बेटे पूरी संगत में पड़ गए थे और बड़े जेठ के बच्चे भी ठीक ठाक ही निकले। एक दिन छोटी ननद को फोन आया। महक और बेटे को कामयाब होने की बहुत बधाई के साथ ढेर सारा आशीष देकर कहने लगी, तुमने बेटे को बनाने में बड़ी मेहनत की है, तभी तो बिट्टू ने भी अपने दम से इतना हासिल कर लिया। किसी से भी मदद नहीं ली। पापा की प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसका बड़ा दुख है। तब महक बोली, नहीं दी, मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि रुपए पैसे मकान तो क्षणिक है। मेरा बेटा एक बेहतर और सफल इंसान बन गया है। उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया और सम्मान बढ़ाया है मेरा, और वही मेरे लिए असली प्रॉपर्टी है जो हर दम मेरे साथ रहेगा। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।